नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप देखेंगे तो पूछ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में से कितने प्रकार की न्याय, यानी पूछ रहा है जो भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल की बात कर रहा है, उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो जब हम न्याय की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में यदि हम न्याय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्याय की, यानी जस्टिस की यहाँ पे पूछ रहा है तो कितने प्रकार की न्याय की बात किया गया है। तो भारतीय जब संविधान की जो प्रस्तावना हम देखते हैं तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। 3 प्रकार का कौन सा, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा आपका यहां पर राजनैतिक न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है, राजनैतिक न्याय की बात करता है, यानी 3 प्रकार की न्याय की यहां पर बात की गई है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से अब चलिए तो देखेंगे कि ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 3, 5, 2, 1, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है 1, 3, 5, 2, सी कह रहा है 2, 5, 3, 1 और डी कह रहा है आपका 5, 2, 1, 3, यानी इसमें से एक सही होगा। तो कह रहा है उसी क्रम में बताइए। तो पहला यहाँ पे क्रम का आपका दिया है न्याय की, जैसे हमने बात किया यानी जस्टिस की हमने बात की, तो वहां पर आप देखेंगे 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। फिर दूसरा आपका कह रहा है स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो आप देखेंगे कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, तो विचार की स्वतंत्रता, विचार के बाद क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। यानी हमारे जो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में आपने देखा 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तीसरा आपसे पूछा है समानता, तो किस प्रकार की समानता, यानी समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। तो समानता में आप देखेंगे कि अवसर की समानता और दूसरा है प्रतिष्ठा की, ठीक है, समानता यानी इक्वलिटी। यहाँ पे चौथा जो आपके दिया है भातृत्व का मतलब होता है बंधुत्व की भावना, यानी बंधुत्व की भावना, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे जो संविधान है, जो संविधान का हमारा जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता की बात करता है अवसर और प्रतिष्ठा, भातृत्व एक प्रकार का, बंधुत्व की। इस तरह जो इसका सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में, जब 2017 का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था। तो देखेंगे उसमें एनडीए और यूपीए के उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे उसमें। इस 2017 के चुनाव में एनडीए का जो समर्थित उम्मीदवार थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। कौन थे, जो अभी इससे पहले जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वह थे, ठीक है। और यूपीए से जो आए थे, यूपीए से आई थी वो कौन थी, सुश्री मीरा कुमार जी थी, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने, एनडीए की सरकार के जो उम्मीदवार थे
रामनाथ कोविंद जी वो थे। कमेंट करके आप बताइए वर्तमान समय में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वह कौन है और किस पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, यानी उपसभापति कौन था। जब नीति आयोग की बात करता है तो इससे आपका एक प्रश्न बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, नीति आयोग किसके स्थान पर आया था। इन सारे प्रश्नों का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम विकल्प की तरफ बढ़ते हैं और जो पूछ यहाँ पे विकल्प दिया गया है कि अरविंद पनगड़िया, बी पूछ दिया है रघुराम राजन, सी है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम और डी है राजीव कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है, ये प्रश्न 2018 का है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन को बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जज करने से पहले कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि किस साल का प्रश्न पूछा गया। जिस साल का प्रश्न पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जा रहा है, प्रश्न को सॉल्व कराया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा अरविंद पनगड़िया। क्या थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। इस प्रश्न को पहले हमने करवा चुका है। ठीक है, तो एक बार यदि पुनः पूछा है तो हम देखते हैं और हमारे बताने से पहले आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया है केरल, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी पूछा है उत्तर प्रदेश। तो हम बता दें इसका सही जो उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का क्या हुआ, पृथक राज्य के रूप में सृजित हुआ और 1953 में क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर और संवैधानिक संस्था कौन सी होती है, इसकी चर्चा हमने आप लोगों से बहुत पहले कर चुका है। ठीक है, तो उन सारे वीडियो को आप बार बार देखिए। मैंने आपसे पहले जब आपसे स्ट्रेटजी की बात की थी तो जो स्ट्रेटजी बताए थे उसमें हमने बताया था कि कम से कम आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं खुद एनालिसिस कीजिए अपने आधार पर, न कि जो आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं किसी भी पब्लिकेशन के द्वारा, तो उसको ध्यान मत दीजिए। आप खुद उसका एनालिसिस कीजिए कम से कम 4 से 5 बार और कम से कम आप 50-60 टेस्ट पेपर मार्केट से लीजिए और सॉल्व कीजिए, उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस कीजिए। 2023 में आपकी सफलता यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। और जो आपकी बेसिक बुक हैं यानी एनसीईआरटी और जो एथेंटिक बुक हैं उनको आप जरूर से जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि संविधानेतर संस्था है, पहला ऑप्शन दिया है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की यदि हम बात करते हैं तो इसका हमारा जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख है। यदि किसी का भी उल्लेख है हमारे संविधान में है और संविधान में वो जुड़ा है तो क्या है, वह संवैधानिक संस्था है, न कि संविधानेतर संस्था है। ठीक है, इसी तरह हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग भी भारत का जो संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 280 में है। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग आपका 324 में दिया गया है, ते भी। अब आपके पास बचता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, यह नीति आयोग 2015 यानी 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, यानी योजना आयोग को हटा करके वहां पर क्या किया गया, योजना आयोग के आधार हटा करके नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा संविधानेतर संस्था कौन सा है, तो नीति आयोग है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग
सरकरिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है राजस्व का वितरण, बी है राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्य के लिए, सी है संसद की सदस्यता के लिए, डी है केंद्र राज्य संबंध। यह क्वेश्चन लगातार आप देखेंगे 15, 16, 17 और 18 लगातार ये पूछे गए हैं। इसकी चर्चा हमने बार बार किया है। यानी जो सरकरिया आयोग है, सरकरिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। इसका जो सही उत्तर है क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार, कौन सा संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? सबसे पहले की बात कर रहा है किस देश में? तो आपके ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं कि ग्रेट ब्रिटेन यूके में, बी ऑप्शन बेल्जियम में, सी ऑप्शन फ्रांस में और डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड में। यानी यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है यानी संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ किया गया था, तो वह क्या है? ग्रेट ब्रिटेन से सबसे पहले। वर्तमान समय की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में है, लेकिन सर्वप्रथम संसदात्मक व्यवस्था कहां पे था? ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? यानी जो राज्यसभा है, राज्यसभा का किस मतलब उस कह रहा है कि राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बी ऑप्शन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना, सी कह रहा है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका सही उत्तर ए होगा, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु क्या करना? कार्यवाही कार्य प्रारंभ करना। कैसे, इसकी हम बात करते हैं। तो राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना। भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 के तहत एक क्या है? नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु क्या करना है? संस्तुति करना और राज्यसभा का अनन्य अधिकार होता है। ठीक है, क्या है? राज्यसभा का अनन्य अधिकार होता है। और अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए क्या करती है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यदि उपस्थिति और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से यदि संकल्प क्या हो? पारित कर दें तो संसद ऐसी सेवा की स्थापना क्या करेगा? कर सकेगा। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता प्रावधान को पाते हैं? यानी नागरिकता किस भाग में दिया गया है उसकी चर्चा करते हैं। तो जो भारतीय संविधान का यदि यहां पर जो ऑप्शन दिए गए भाग 1, भाग 2, भाग 7 और भाग 9 की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, भाग 2 क्या है? भाग 2 में क्या दिया गया है? भाग 2 में आपकी नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। आप कमेंट करके बताइए नागरिकता किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। ठीक है, और भाग यदि हम 7 की बात करते हैं तो भाग 7 में क्या है? पहले अनुसूची के भाग ख जो है, भाग ख के राज्य के बारे में, यानी पहली अनुसूची के भाग ख के बारे में। ठीक है, और भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में आपकी पंचायत है। क्या है? पंचायत है। ठीक है, तो अब आपका इसका सही जो उत्तर है वह सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर
किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन है 30 दिन, बी है 60 दिन, सी है 90 दिन और डी है 120 दिन। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है 60 दिन। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त नहीं समझी जाती है जब तक वह क्या करे, संसद की अवज्ञा के बिना, यानी संसद अनुमति नहीं देती है और वह क्या है 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, तो उस स्थिति में उनको क्या किया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 60 दिन की जब जो गणना की जाती है, उस 60 दिन की गणना के दौरान यदि क्या हो, संसद लगातार क्या हो, बंद रहे, यानी सत्रावासित रहे, यानी इसे संविधान की भाषा में हम क्या कहते हैं, सत्रावासित रहे, या 4 दिन तक लगातार क्या हो, संसद की कार्य न चल रहा है, तो वह जो समय है, वह जो दिन है, वह काउंट इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377 और सी कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर, जब हम सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है, समलैंगिक संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने विभिन्न याचिका पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा, यानी इंडियन पैनल कोड जो होता है, आईपीसी की यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को क्या किया, आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, क्या घोषित किया, आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है कि समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 377, बी ऑप्शन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, सी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करते हैं समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, तो 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 377 को क्या माना, असंवैधानिक माना। ठीक है, और आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। क्या है, अप्राकृतिक यौन संबंधों से संबंधित है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा क्या होगी, 377 होगी। उस समय यह न्यूज में रहा, इसलिए एक प्रश्न आपसे क्या किया गया, एग्जाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्यापन के लिए निम्न में से कौन से भागों को विभाजित किया जाता है? समाजवादी, उदारवादी, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यदि हम डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, तो वह हमारा जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है। जो डीपीएसपी है यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसको हमने कहां से लिया है, तो उसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। सहज अध्यापन के लिए यानी हम डीपीएसपी को देखते हैं, तो डीपीएसपी में आप देखेंगे समाजवादी है, उदार बौद्धिकतावादी है, गांधीवादी उसमें विचार दिखते हैं, मानवाधिकार संबंधित विचार उसमें दिखते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण आदि भागों को भी क्या किया गया है, इसमें विभाजित किया गया है। इसकी जो डीपीएसपी की प्रकृति है, डीपीएसपी की प्रकृति क्या है, सकारात्मक तथा गैर न्यायोचित भी है। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? यानी अशोक चंद्रा ने किसको आर्थिक मंत्री परिषद कहा है? बी, आप यहां पे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है योजना आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग,
सी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और डी ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग जो समाप्त करके क्या किया गया, नीति आयोग बनाया गया। अभी हमने इसकी चर्चा किया था कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग क्या हुआ, अस्तित्व में आया था। तो नीति आयोग को लाया गया और उसी पर जब नीति आयोग आया उसी पर टिप्पणी करते हुए अशोक चंद्रा ने इसे क्या कहा था, आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा था। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को, किसको, जनहित याचिका, यानी जनहित याचिका को हम PIL के नाम से भी जानते हैं, को शामिल किया गया, उस समय जब PIL क्या हुआ, आया भारतीय न्याय व्यवस्था में, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह विवादित प्रश्न है, लेकिन आयोग ने जो इसका उत्तर माना, उसका उत्तर माना है PN भगवती को, क्योंकि उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे VY चंद्रचूड़ जी थे। कौन थे? चंद्रचूड़ जी थे। लेकिन PN भगवती के पास क्या था, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, लेकिन वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश यह थे। अब हम समझते हैं कि जनहित याचिका होती क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जनहित याचिका के इतिहास को समझते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत क्यों हुई? तो PIL के तहत, यानी इसके तहत क्या हुआ कि नागरिक समान का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में क्या करे, न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की क्या करता है, शरण ले सकता है। क्या करता है? शरण ले सकता है। ठीक है, अब ये PN भगवती कौन थे? तो PN भगवती के पास यह जो केस है, सन 1989 में एक हुसैन आरा खातून होती है। हुसैन आरा खातून के केस में ये जो है PIL यानी जनहित याचिका को क्या किया, स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस याचिका को जो हिंगोरानी थी, यानी जो वकील थी, उन्होंने क्या किया, इसको दाखिल किया और इसे हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के नाम से जाना गया। क्या पूरा मामला है, इसको देखते हैं। इसमें लगभग 40,000 कैदियों को फौरन रिहा करने का आदेश दिया गया। जब PIL दायर किया गया तो PIL दायर करने के उपरांत 40,000 कैदियों को क्या किया, रिहा किया गया। यानी बहुत बड़े देखें कि बहुत बड़े पैमाने पर इतने कैदियों को एक साथ छोड़ा जा रहा है, वो भी किस आधार पर, PIL के। यानी इस मामले के बाद क्या हुआ, यहीं से देश में PIL की शुरुआत, यानी यहीं से क्या होती है, इसकी नींव पड़ती है। यानी जनहित याचिका की नींव कहां से पड़ती है, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य से। ठीक है, PIL के तहत क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन होता है और गरीबी या अशिक्षा के कारण वह व्यक्ति क्या है कि कोर्ट नहीं जा सकता है, केस नहीं कर सकता है, तो वह एक मामूली से पोस्ट कार्ड या चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, भेज सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है जो उसने पोस्ट कार्ड या चिट्ठी लिखने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको यानी उस PIL को उसे क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट PIL मानकर उसे संज्ञान में ले लेता है। और इस प्रकार हुसैन आरा खातून के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि संविधान में सभी को क्या है, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। गरीबी या अशिक्षा के कारण किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हुसैन आरा खातून मामला आया तो हैरान करने वाला था कि इसमें कहा गया कि बिहार की जेलों में कई हजार कैदी क्या हैं, लंबे समय से बंद हैं। इस मामले में ना चार्जशीट दायर की गई थी और न ही ट्रायल शुरू किया गया। बिहार सरकार का कहना था कि इन कैदियों को जिन अपराधों के आरोप में जेल में डाला गया है, ये उस अपराध के साबित होने पर मिलने वाली सजा से भी
ज्यादा समय तक क्या है, जेल में बंद है। इससे सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को तलब किया और इस पर बिहार सरकार का कहना था कि ये कैदी न वकील कर पा रहे हैं और न ही जमानत राशि दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई आगे नहीं हो पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने केस को क्या किया, खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी आरोप में यदि गिरफ्तार किया जाता है तो इसको उस अपराध के लिए निर्धारित सजा से ज्यादा समय तक किसी भी हालत में जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध कर दिया और उसकी सजा क्या, आपने मान लीजिए 10 साल की आपने सजा सुना दी। अब वो 10 साल गरीब है, अशिक्षा है, उसे किसी चीज के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अब वो 10 साल से अधिक क्या है, 10 साल से अधिक समय तक जेल में बंद है, तो उसी की बात कर रहा है। तो उससे क्या होगा, उसके मानव अधिकार का हनन होगा, यानी उसकी जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उस व्यक्ति का क्या होगा, मौलिक अधिकारों का हनन होगा। आप पूछेंगे यहां से प्रश्न, कौन से मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में प्राप्त जो आपको दिए गए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत कहा जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसका, यानी फंडामेंटल राइट्स, कौन सा, अनुच्छेद 21 की हम बात कर रहे हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कहां जाएगा, अनुच्छेद किसके, अनुच्छेद 32 के तहत। आप देखेंगे यहां पे रीट जारी किया जाता है, 5 प्रकार के रीट हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो 5 प्रकार के रीट हैं वह कौन कौन से रीट हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत कहां जाता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। और यदि मान लीजिए उस व्यक्ति से सुप्रीम कोर्ट दूर है तो क्या, किसका प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके सीधे कहां पहुंच सकता है, सीधे हाई कोर्ट पहुंच सकता है और वहां पे अपनी रीट को दायर कर सकता है। 13 जनहित याचिका, यानी हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इसका जो सही उत्तर है वह है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन होता है, यानी यह क्या होता है, अंतिम अधिवेशन होता है। संविधान को इसी दिन क्या हुआ था, अंगीकृत किया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा क्या किया गया था, संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस तरह यहां से एक प्रश्न पूछता है कि हमारे संविधान जब संविधान बन रही थी तो उस संविधान सभा कुल कितने बैठकें हुई थी, यानी कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 11 अधिवेशन हुए थे। यदि ऑप्शन में 11 नहीं है और यदि वहां पर 12 दिया है तो समझ जाइएगा कि जो अंतिम बैठक हो रहा है, यानी अंतिम बैठक तो यहाँ पे हो गई, लेकिन जिस दिन अंतिम दिन मिल रहे हैं, जिस पे लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो क्या है, वो दिन है 24 जनवरी 1950। तो वहां पर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या किया जाता है, भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखेंगे राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य हमेशा क्या है, हर 2 साल पर बदलते रहते हैं। इसके जो सदस्य हैं 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, कितने, 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह है विधान परिषद। कहेंगे विधान परिषद, क्यों, क्योंकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था, ठीक है। 1985, 1986, 1987, 1988। तो इस पे आयोग ने इसका उत्तर क्या किया,
इग्नोर कर दिया, यानी इस प्रश्न को ही खारिज कर दिया। खारिज करने का कारण क्या था कि 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन क्या था, एक विभाग था। तो यहां से तो आपका उत्तर निकल कर आता है 1985, ठीक है। लेकिन 2006 में इस विभाग को ही क्या कर दिया गया, यानी जो महिला एवं बाल विकास विभाग था 2006 में इस विभाग को अलग कर दिया गया, यानी अर्थात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नामक एक क्या किया गया, पृथक मंत्रालय बना दिया गया। तो इस तरह यहां पर उत्तर आपका निकल कर आता है 1985 और 2006, ठीक है। तो इसलिए आयोग ने इसका उत्तर क्या किया, गलत क्या कि इस प्रश्न को ही उसने खारिज कर दिया, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, ठीक है। यानी किसमें, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। ऑप्शन है 15, बी है 20, सी है 25, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 81 यानी 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा क्या किया गया, गोवा दमन एवं द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा, यानी अनुच्छेद 21 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने 530 सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से क्या है, निर्वाचित हो सकते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।